हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम टू द डीएवी कॉलेज ऑनलाइन ई लर्निंग ऐप। तो लास्ट क्लास में अपने वन डायमेंशनल पोटेंशियल बॉक्स को स्टडी किया था। उसके बाद फिर अपने स्टार्ट किया था पोटेंशियल स्टेप। पोटेंशियल स्टेप की मैथमेटिकल फॉर्म इस तरीके से होती है, उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इस वे में होता है। तो अब इसके लिए जो आपका इंसिडेंट पार्टिकल है उसकी एनर्जी ई है, वो वी नोट से लेसर और ग्रेटर दो पॉसिबिलिटीज होती है, दो केसेस हो सकते हैं। अपने फर्स्ट केस स्टडी करते हैं, वो आपके पास है ई लेस देन वी नोट का, यानी इंसिडेंट पार्टिकल की एनर्जी है वो हाइट ऑफ द पोटेंशियल से क्या होती है, लेसर होती है। तो उस केस में क्या क्या सॉल्यूशंस पॉसिबल होंगे। तो ये अपने पास वन डायमेंशनल टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंजर इक्वेशन है। अब इसको सोल्व करते हैं दो अलग अलग रीजन के लिए। रीजन फर्स्ट ये है और रीजन सेकंड आपका ये है, यानी रीजन फर्स्ट आपका एक्स लेस देन 0 और रीजन सेकंड है एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो रीजन फर्स्ट के लिए आपके पास पोटेंशियल की वैल्यू क्या है, इस रीजन यानी x लेस देन 0 के लिए 0। तो आपके पास श्रोडिंजर इक्वेशन क्या बन जाएगी, डी स्क्वेयर साई किसका साई 1 लिख देते, साई फर्स्ट अपॉन डी एक्स स्क्वेयर और प्लस 2me अपॉन एच कट स्क्वेयर और साई 1 इज इक्वल टू 0। तो v 0 हो गया आपका रीजन फर्स्ट के लिए। तो ये आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म पॉसिबल हो गई। इसको सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो जैसे लास्ट में बताया था डी स्क्वेयर साई 1 अपॉन डी एक्स स्क्वेयर और प्लस इसको नाम दे देंगे k1 स्क्वायर और साई 1 इज इक्वल टू 0। और यहाँ पे k1 स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 2me अपॉन एच कट स्क्वायर। ये वैल्यू पॉसिबल होगी k1 स्क्वायर के लिए। ठीक है, तो अब इसका सॉल्यूशन देखेंगे अपने। तो एक्चुअली बीच में क्या है, प्लस साइन है, बीच में प्लस साइन है, तो इसका सॉल्यूशन कैसे पॉसिबल हो सकता है। तो इसका सॉल्यूशन पॉसिबल होगा प्लस माइनस आयोटा k1 की फॉर्म में। तो अब इसका सॉल्यूशन यानी साई 1x, अगर इस सॉल्यूशन को देखेंगे तो इसकी दो फॉर्म आएगी, a e टू पावर आयोटा k1x और प्लस b e टू पावर माइनस आयोटा k1x। ठीक है, फर्स्ट रीजन में। और यहाँ पे k1 स्क्वायर आपको गिवन ही है 2me अपॉन एच कट स्क्वायर, इसकी वैल्यू हो जाएगी। तो फर्स्ट रीजन के लिए यहाँ पे आपके पास ये दो सॉल्यूशंस आ गए हैं, फर्स्ट ये और सेकंड ये सॉल्यूशन। तो अब एक्चुअली यहाँ पे होता क्या है, ये वाला पार्ट है, ये किसको इंडिकेट कर रहा है, ये आपका इंसिडेंट वेव यानी वेव विच इज ट्रेवलिंग अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। यहाँ पे प्लस आयोटा k1x है, इसका मतलब आपके ये वेव को पार्ट को डिनोट कर रहा है और ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग ट्रेवल कर रही है। तो उसको क्या बोलेंगे, अपने इंसिडेंट वेव एक्चुअली पॉजिटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग ट्रेवल कर रही है। तो ये वाला पार्ट किसके कोरस्पॉन्डिंग हो जाएगा, इंसिडेंट वेव के कोरस्पॉन्डिंग हो जाएगा, यानी इंसिडेंट वेव। और ये वाला पार्ट है, यहां पे क्या आ गया, e की पावर माइनस आयोटा k1x। इसका मतलब ये आपके पास एक वेव है जो किस एक्सिस के लॉन्ग ट्रेवल कर रही है, नेगेटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग। तो नेगेटिव को कैसे समझेंगे, यहाँ पे ये तो इंसिडेंट है जिसका कुछ पार्ट क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो रिफ्लेक्ट होगा वो नेगेटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग ट्रेवल करेगा। तो इस वाले पार्ट को अपने क्या नाम देंगे, इसको देंगे रिफ्लेक्टेड वेव। तो यहां पे टोटल आपके पास क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, इंसिडेंट वेव, उसका कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट हो जाए, कुछ पार्ट क्या हो जाए, ट्रांसमिट हो जाए। तो अभी इस एक्सप्रेशन में अपने को सिर्फ इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड पार्ट के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है अपने को। नेक्स्ट है सेकंड सॉल्यूशन है, उसमें बाकी आपको सेकंड इंफॉर्मेशन मिलेगी। तो ये रीजन फर्स्ट के लिए आपके पास सॉल्यूशन इस टाइप का होगा। ठीक है, अब रीजन सेकंड, रीजन सेकंड क्या बोलेगा आपको, x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। उसके लिए आपके पास श्रोडिंजर इक्वेशन क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर साई सेकंड अपॉन डी एक्स स्क्वायर और प्लस 2m ओवर एच कट स्क्वायर। और यहां पे आपके पास क्या होता है, e माइनस वी, वी की जगह क्या हो जाएगा, वी नोट, e माइनस वी नोट और इंटू साई सेकंड इज इक्वल टू 0। ये सॉल्यूशन आ जाएगा। अब यहाँ पे एक्चुअली ये जो क्वांटिटी होती है ना ब्रैकेट में, इसको अपने क्या करते हैं, एक पॉजिटिव क्वांटिटी का स्क्वायर की फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं। और किसी एक पॉजिटिव क्वांटिटी का स्क्वायर ऑलवेज क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पे एक्चुअली आपको क्या जज करना है, देखना कौन सी वैल्यू बड़ी है, लार्ज कौन सी है, उसको इस तरफ और स्मॉलर को इस तरफ रखते हैं। तो आपके केस कौन सा, ये ई लेस देन वी नोट वाला केस स्टडी करें अपने, ई लेस देन वी नोट। तो ई लेस देन वी नोट है, इसका मतलब ये वैल्यू छोटी है और ये बड़ी है, तो इनका डिफरेंस क्या आएगा, नेगेटिव। तो यानी किसी क्वांटिटी का स्क्वायर नेगेटिव आ रहा है तो वो एक्सप्रेस नहीं करना। उसके लिए आप क्या करोगे,
यहाँ पे एक एक्स्ट्रा नेगेटिव साइन भेज दोगे और ब्रैकेट में यहाँ पे क्या बना दोगे आप, यहाँ पे बना दोगे आप वी नोट माइनस ई कर दोगे इसको चेंज करके, वी नोट माइनस ई। बात वही है सेम, कोई चेंज नहीं किया आपने, एक एक्स्ट्रा यहाँ पे नेगेटिव साइन लगा दिया और इसको सिंप्लीफाई होकर आ गया। अब ये क्या आपके पास एक्चुअली, इस पूरी क्वांटिटी को अपने क्या रखेंगे, ब्रैकेट वैल्यू k2 स्क्वायर, इसको लिख देंगे अपने k2 स्क्वायर, और k2 स्क्वायर या k1 स्क्वायर वो ऐसे चूज करेंगे अपने कि इनकी वैल्यू क्या हो, पॉजिटिव हो। तो 2 स्क्वायर ये भी पॉजिटिव है, वी नोट ई से ज्यादा है तो इनका डिफरेंस भी पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव एक पॉजिटिव क्वांटिटी है। क्लियर? तो ऐसे चूज करना है, ये ध्यान रखना आपको। तो अब ये माइनस, अभी इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे फर्दर, तो डी स्क्वायर साई सेकंड अपॉन डी एक्स स्क्वायर और माइनस k2 स्क्वायर साई सेकंड इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे नेगेटिव आ रहा है, तो इसका सॉल्यूशन किस फॉर्म में होगा, सी ई की पावर प्लस k2x और प्लस डी ई की पावर माइनस k2x, नेगेटिव साइन होने की वजह से। तो जब आप इसका सॉल्यूशन लिखोगे, इसका सॉल्यूशन लिखेंगे यानी साई सेकंड एक्स आपके पास आएगा सेकंड रीजन के लिए, तो उसकी फॉर्म कुछ ऐसी होगी, सी ई टू पावर k2x और प्लस डी ई टू पावर माइनस k2x। यानी सेकंड रीजन में आपके, ये सेकंड रीजन है, इसमें ये वेव फंक्शन पॉसिबल होगा। अब वेव फंक्शन क्या होता है, कुछ आपकी कंडीशंस को फॉलो करना चाहिए। अगर आपका कोई वेव फंक्शन है वो कुछ सर्टेन कंडीशंस को फॉलो करता है तो अपने क्या बोलते हैं, वो आपका वेव फंक्शन कौन सा होगा, एक्सेप्टेबल वेव फंक्शन होगा। और आपका ईच एंड एवरी वेव फंक्शन जो किसी पार्टिकल के फीचर्स को डिस्क्राइब कर रहा है वो ऑलवेज क्या होना चाहिए, एक्सेप्टेबल होना चाहिए। तो उसके लिए ऐसे क्या डिफाइन करेंगे, अब रीजन सेकंड यानी ये वेव फंक्शन आपका x ग्रेटर देन और इक्वल 0 के लिए है, तो इस तरफ जाएंगे तो x टेंडिंग टू इनफाइनाइट भी आएगा, और जब आप इनफाइनाइट पे जाते हो तो वहां पे आपका वेव फंक्शन क्या हो जाना चाहिए, 0 हो जाना चाहिए। यानी अपने x टेंडिंग टू इनफाइनाइट यहाँ पे कंडीशन लगाएंगे, उस टाइम ये वेव फंक्शन क्या हो जाना चाहिए आपका, 0। तो देखते हैं, ये x टेंडिंग टू इनफाइनाइट रखोगे तो c इंटू ई टू द पावर इनफाइनाइट, ये कुछ फाइनाइट रिजल्ट देगा, और d इंटू ई टू द पावर माइनस इनफाइनाइट, ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये वाला तो 0 हो रहा है बट ये 0 नहीं हो रहा, और इसके 0 होने के लिए c को क्या कर देंगे अपने, 0 कर देंगे। तो यहां से आप कंक्लूड करोगे, इसको बोलते हैं एक्चुअली बाउंड्री कंडीशंस। तो जब x टेंडिंग टू इनफाइनाइट, आप इसमें क्या लगाओगे, व्हेन x गोज टू इनफाइनाइट साई सेकंड की वैल्यू क्या होनी चाहिए, वो 0 होना चाहिए। यहां से अपने क्या कंक्लूड करते हैं, c इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। c इज इक्वल टू 0 है तो ये वाला पार्ट आपका रिमूव हो जाता है, हट जाता है। तो आपके लिए सेकंड रीजन का वेव फंक्शन ये रह जाएगा सिर्फ, यानी डी ई टू पावर माइनस k2x। और इस वाले पार्ट को क्या बोलेंगे अपने, ये जो पार्ट है इसको बोलते हैं ट्रांसमिटेड पार्ट, क्योंकि सेकंड रीजन में आपको मिल रहा है ये वेव फंक्शन, तो इसको बोलोगे आप ट्रांसमिटेड पार्ट या ट्रांसमिटेड वेव, ट्रांसमिटेड पार्ट हो गई। तो आपने तीनों रीजन की बात कर ली, तीनों टाइप्स की बात कर ली, इंसिडेंट, रिफ्लेक्टेड और ट्रांसमिटेड पार्ट की बात कर ली आपने, ठीक है। तो अब इसके बेसिस पे अब अपने को डिफाइन करना होता है कोफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है और कोफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिशन क्या होता है। उससे पहले अपने डिफाइन करते हैं, अगर आपको वेव फंक्शन की कोई एक स्टैंडर्ड फॉर्म गिवन हो तो उसके कोरस्पॉन्डिंग आप डिफाइन करते हो प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी क्या होता है एक्चुअली, और किसी भी रियल फंक्शन की प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी ऑलवेज क्या होती है, 0 होती है, ये ध्यान रखना। वो किसी कॉम्प्लेक्स वेव फंक्शन के लिए ही फाइनाइट होती है, डिफाइंड होती है। तो यहां से अपने कंक्लूड करेंगे, तो यहाँ पे 3 पार्ट है, ये इंसिडेंट, तो यहाँ पे आप एक तो डिफाइन करोगे इंसिडेंट प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी, एक डिफाइन करोगे रिफ्लेक्टेड प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी, और एक डिफाइन करेंगे ट्रांसमिटेड प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी। फिर उनका रेशियो करेंगे, वहां से कुछ कंक्लूड करेंगे अपने, ठीक है। तो अब यहाँ पे कंडीशन क्या होती है, एक तो यहाँ पे क्या कंडीशन लगाएंगे, साई1 और साई2 के लिए अपने कंडीशन लगाएंगे, यानी इस पॉइंट आपका ये x इज इक्वल टू 0 है, तो इसके लेफ्ट और राइट हैंड साइड पे जहां पे टर्न आता है ना एक्चुअली उस पॉइंट पे कंटिन्यूटी चेक करते हैं, यानी x इज इक्वल टू 0 पे एक तो आपके ये दोनों वेव फंक्शन क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, यानी x इज इक्वल टू 0 पे साई1 इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, साई2 होना चाहिए। एक तो ये कंडीशन लगाओगे। दूसरी कंडीशन, इनके डेरिवेटिव्स भी क्या होने चाहिए, कॉन्टिन्यूस होने चाहिए, यानी x इज इक्वल टू 0 पे डी साई1 अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, डी साई2 अपॉन डी एक्स। तो आपके पास 2 इक्वेशंस आ जाएगी, a, b एंड d, 3 अननोन्स है, उनको कैलकुलेट कर नहीं सकते, तो फिर क्या करेंगे, एक को दूसरे की टर्म्स में एक्सप्रेस करेंगे। मतलब 2 आपको क्या करनी है, कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन की कंडीशंस क्या है वो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करनी है और उनको सिंप्लीफाई करना है फर्दर, ठीक है। तो उनको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास 2 इक्वेशंस आएगी, वहां से कोई सॉल्यूशन आएंगे,
और उस सॉल्यूशन का यूज करके एक्चुअली अपने क्या डिफाइन करोगे, आप डिफाइन करोगे यहां पे एक तो आपके पास प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी ऑफ इंसिडेंट वेव है। ये इंसिडेंट के लिए आप इस वेव फंक्शन के कॉरेस्पॉन्डिंग सोल्व करोगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा एच कट k1/m mod ऑफ a स्क्वायर। यानी किसी वेव फंक्शन के लिए प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी कैसे कैलकुलेट की जाती है ये अपने किसी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। और जे आर रिफ्लेक्टेड इज इक्वल टू क्या आएगा, ये भी एच कट k1/m और एम्पलीट्यूड चेंज हो गया है, मोड ऑफ बी आ गया, एक्चुअली यहां पे ए था यहां पे बी आ गया है। और जे ट्रांसमिटेड ये हो जाएगा 0, क्यों, क्योंकि आपका ये वेव फंक्शन है कोरस्पॉन्डिंग, ये क्या एक रियल वेव फंक्शन है और रियल वेव फंक्शन के लिए प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी क्या होती है, ऑलवेज 0 होती है। तो आपने यहाँ पे 3 फीचर्स डिफाइन कर दिए हैं। तो अब अपने डिफाइन करते हैं कोफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है और कोफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिशन क्या होता है। कोफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन उसको कैपिटल आर से नोट करते हैं और वो होता है एक्चुअली जे ऑफ आर अपॉन जे ऑफ आई, यानी रिफ्लेक्टेड प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी डिवाइडेड बाय इंसिडेंट प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी। और फिर होता है कोफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिशन, कोफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिशन टी, वो होता है आपके पास ट्रांसमिटेड प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी डिवाइडेड बाय इंसिडेंट प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी। ये तो डायरेक्ट कंक्लूड करने पे क्या आ जाएगा 0, यानी टी की वैल्यू तो आती है आपके पास 0। तो कोफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिशन की वैल्यू क्या होती है 0, और इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो आएगा आपके पास मोड ऑफ बी स्क्वायर अपॉन मोड ऑफ ए स्क्वायर, एच कट k1/m, एच कट k1/m, ये दूसरे से क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो जे आर अपॉन जे आई करोगे तो मोड ऑफ बी स्क्वायर अपॉन मोड ऑफ ए स्क्वायर। अब बी और ए में क्या रिलेशन मिलेगा, इस रिलेशन के लिए मैं आपको बता चुका हूं। एक तो x इज इक्वल टू 0 पे psi1 psi2 इक्वेट करोगे, यानी आपका x इज इक्वल टू 0 पे वेव फंक्शन कंटिन्यूअस होना चाहिए, एक इक्वेशन वहां से आएगी। दूसरी इक्वेशन आएगी आपके पास x इज इक्वल टू 0 पे d psi1 अपॉन dx और d psi2 अपॉन dx, इनकी वैल्यू इक्वेट करोगे तो वहां से आपको b और a में रिलेशन आ जाएगा। वहां से आप कंक्लूड करोगे तो b और a की वैल्यू इक्वल मिलती है आपको, तो इसका मतलब यहां से इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी a। तो आप क्या जज करते हो, कोफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन r इज इक्वल टू क्या आ जाता है 1 एंड t इज इक्वल टू क्या आता है 0। तो r प्लस t की वैल्यू हमेशा क्या होनी चाहिए 1 होनी चाहिए, ये आपको प्रूव करना होता है इसके लिए। तो यहां से आपने क्या कंक्लूड किया, अगर आपके पास कोई एक ऐसा केस है जिसमें इंसिडेंट पार्टिकल की एनर्जी है वो हाइट ऑफ द पोटेंशियल से क्या होती है लेसर होती है, तो उस केस में कोफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन की वैल्यू क्या होती है 1 और कोफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिशन की वैल्यू क्या होती है 0। इसको कैसे समझे क्लासिकली, जैसे अगर पार्टिकल की एनर्जी E है वो हाइट ऑफ द पोटेंशियल से कम है तो क्या करेगा, वो एक तरीके से रिफ्लेक्ट हो जाएगा, आगे ट्रांसमिट होगा ही नहीं। इसको क्लासिकल अप्रोच कहते हैं। तो ये उसको जस्टिफाई भी कर रहा है। क्वांटम मैकेनिकली क्या होता है, एक्चुअली पार्टिकल जब ट्रेवल करता है तो उसके साथ वेव एसोसिएट होती है। तो वेव अगर किसी बाउंड्री से टर्न कर रहा है तो दोनों रीजन है, रीजन फर्स्ट और रीजन सेकंड, उन दोनों रीजन में पार्टिकल का वेव फंक्शन तो एग्जिस्ट करेगा। यही अपने कंक्लूड किया था अभी। यानी रीजन फर्स्ट में ये वेव फंक्शन है और रीजन सेकंड में भी ये वेव फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है पार्टिकल का। तो इनके कोरस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करेंगे अपने, प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जिस्टिंग द पार्टिकल इन रीजन फर्स्ट तो वो भी फाइनाइट आएगी, और इसके लिए भी कैलकुलेट करेंगे तो वो भी क्या आएगी, कुछ फाइनाइट आएगी, क्योंकि p इज इक्वल टू क्या होता है मोड ऑफ साई का स्क्वायर की फॉर्म में होता है। तो ये भी फाइनाइट रिजल्ट देगा, ये भी फाइनाइट। इसका मतलब ये हुआ क्वांटम मैकेनिकली क्या चीज अपने को बताती है, पार्टिकल के किसी रीजन में मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो वो दोनों रीजन में फाइनाइट है, कुछ फिक्स्ड वैल्यूज है, उसको क्या बोलते हैं अपने क्वांटम मैकेनिकल अप्रोच। तो क्वांटम मैकेनिकल अप्रोच तो ये रिजल्ट मिलती है कि दोनों रीजन में पार्टिकल का वेव फंक्शन एग्जिस्ट करना चाहिए और वो एग्जिस्ट करता है, इसको क्वांटम मैकेनिकल अप्रोच कहते हैं। क्लासिकल क्या कहता है, पार्टिकल की एनर्जी अगर हाइट ऑफ द पोटेंशियल से कम है तो जाएगा और रिफ्लेक्ट होकर वापस आ जाएगा, यानी उसका पूरा पार्ट क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा। यानी उसके लिए कोफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा, r इज इक्वल टू 1, और उसके लिए कोफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिशन यानी उसका कुछ पार्ट ट्रांसमिट हुआ ही नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं हुआ, तो t की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। ये रिजल्ट आपको जस्टिफाई करता है। इसका मतलब इस रिजल्ट से अपने पोटेंशियल स्टेप से कोई पार्टिकल है उसकी क्लासिकल अप्रोच और क्वांटम मैकेनिकल अप्रोच क्या होती है, दोनों को स्टडी करते हैं और दोनों में क्या डिफरेंस होता है वो भी कंक्लूड करके बता देते हैं। तो ये फर्स्ट केस था आपके पास E लेस देन V नोट वाला केस। तो सिमिलरली अपने अटेम्प्ट करेंगे E ग्रेटर देन V नोट का क्या केस होगा, तो उसमें क्या आएगा रिजल्ट
वो उसको अपने थोड़ा लाइटली डिस्कस कर देते हैं। यानी E ग्रेटर देन V नोट की बात कर रहा हूं। E ग्रेटर देन V नोट, ठीक है। और पोटेंशियल आपके पास इस फॉर्म का था ही। यहाँ पे तो जीरो था, इधर आके इस तरफ चला गया था अप टू इनफाइनाइट तक। इसको आपने क्या नाम दिया था? वी नोट, हाइट ऑफ द पोटेंशियल वी नोट, और ये एक्स इज इक्वल टू 0 पॉइंट था। तो फर्स्ट रीजन के लिए सोल्व करेंगे अपने श्रोडिंगर इक्वेशन को, तो ये रीजन फर्स्ट है और ये रीजन सेकंड है, ठीक है। यहां से पार्टिकल आ रहा है, ई एनर्जी के साथ आ रहा है, एम मास का पार्टिकल है कोई, तो अब ई की वैल्यू वी नोट से ग्रेटर देन है, ठीक है। तो फर्स्ट रीजन में तो कोई चेंज नहीं है क्योंकि उसके लिए v इज इक्वल टू 0 होता है। तो फर्स्ट रीजन में आप वेव फंक्शन को सोल्व करोगे तो सेम वही वेव फंक्शन आएगा आपके पास जो स्टैंडर्ड की श्रोडिंगर इक्वेशन थी, डी स्क्वायर साई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 2m ओवर एच कट स्क्वायर और e माइनस वी इंटू साई इज इक्वल टू 0। तो आप रीजन फर्स्ट के लिए सोल्व करोगे तो उसके लिए v की वैल्यू 0 है, पोटेंशियल की वैल्यू 0, तो v इज इक्वल टू 0 रखोगे तो 2me अपॉन एच कट स्क्वायर आ जाएगा इंटू साई। फर्स्ट रीजन का सॉल्यूशन सेम वही आएगा। और यहाँ पे k1 स्क्वायर की आपको वैल्यू बता देता हूं, k1 स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है? k1 स्क्वायर इज इक्वल टू जैसे लास्ट वाले में था 2me अपॉन एच कट स्क्वायर। तो ये k1 स्क्वायर की वैल्यू आ गई आपके पास, क्लियर। तो अब इसको रीजन सेकंड के लिए सोल्व करेंगे ना तो उसमें थोड़ा सा डिफरेंस आएगा। इक्वेशन नंबर इसको 1 नेम दे देते हैं। तो इसमें भी दोनों पॉसिबिलिटी होगी, वो तो इंसिडेंट थी और ये कौन सी आपकी रिफ्लेक्टेड वेव है, रिफ्लेक्टेड वेव, ठीक है। तो इधर से पार्टिकल आ रहा है, स्ट्राइक करेगा, इसका कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट हो जाएगा, तो यानी फर्स्ट रीजन में इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड दोनों पार्ट एग्जिस्ट करेंगे, ठीक है। फिर अब इसको सिंप्लीफाई करोगे आप नेक्स्ट सेकंड केस के लिए। अब इस वाले में चेंज हो गया एक्चुअली, अब क्या हो गया? ई की वैल्यू वी नोट से ज्यादा है, ठीक है। तो सेकंड रीजन के लिए अपने वेव फंक्शन इक्वेशन लिखेंगे तो वो कुछ ऐसी आएगी। सेकंड रीजन के लिए श्रोडिंगर इक्वेशन को लिखोगे तो डी स्क्वायर साइज 2 अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 2m अपॉन एच स्क्वायर ई माइनस वी, और वी की जगह क्या आ जाएगा? वी नोट, क्योंकि आपको पोटेंशियल क्या गिवन है? वी नोट। सेकंड रीजन के लिए पोटेंशियल की वैल्यू वी नोट, और अब ई की वैल्यू क्या है? वी नोट से ज्यादा है, तो आपको क्या बताते हैं? ये क्वांटिटी कुछ ऐसी चूज करेंगे अपने, वो क्या होनी चाहिए? पॉजिटिव क्वांटिटी होनी चाहिए। तो बिल्कुल क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। ई की वैल्यू वी नोट से ज्यादा है तो उनका डिफरेंस पॉजिटिव होगा, और ये पॉजिटिव है ही है, तो ये पूरा क्या हो गया? पॉजिटिव हो गया। तो इसको क्या नाम दे देंगे अपने? K2 स्क्वायर। तो अब एक्स्ट्रा नेगेटिव साइन लेने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। तो पोटेंशियल स्टेप में फर्स्ट वाला केस था E लेस देन वी नोट, और ये केस है E ग्रेटर देन वी नोट, तो उसमें सिर्फ इस वाले पार्ट में डिफरेंस आएगा। तो इस वाले पार्ट को आप यूज करके यानी आपको क्या रिजल्ट मिलेगा? डी स्क्वायर साई सेकेंड अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस K2 स्क्वायर साई सेकेंड इज इक्वल टू 0। तो अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो साई सेकेंड x इज इक्वल टू आपको सोल्यूशन मिलेगा सी ई टू पावर आयोटा K2x आएगा, ध्यान रखना, और प्लस डी ई टू पावर माइनस आयोटा K2x। लास्ट वाले केस में क्या था? आयोटा नहीं आया था क्योंकि यहाँ पे क्या था? माइनस साइन था, यहाँ पे प्लस आ गया है, तो फर्स्ट वाले की तरह सॉल्यूशन क्या होगा इसका? प्लस आयोटा K2 और माइनस आयोटा K2 की फॉर्म में होगा, क्लियर। तो अब सेकंड रीजन में यहां से कंक्लूड करेंगे, ये वाला पार्ट तो क्या आपका? यानी ट्रेवलिंग अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, यानी ये वेव आ रही है, इसका कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट हो गया, कुछ पार्ट आगे क्या हो जाएगा? ट्रांसमिट हो जाएगा। ट्रांसमिट होगा वो वाला पार्ट पॉजिटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग ट्रेवल करेगा, यानी इस वाले पार्ट को क्या बोलूंगा मैं? इस वाले पार्ट को बोलूंगा ट्रांसमिटेड पार्ट। ट्रांसमिटेड पार्ट हो गया। और ये वाला पार्ट कौन सा है? एक्चुअली इधर आगे कोई ऐसा ऑब्जेक्ट है ना, मतलब ये नेगेटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग ट्रेवल कर रहा है सेकंड रीजन में, तो यहां पे आगे कोई एक चीज है क्या जो इसको रिफ्लेक्ट कर रही है? ऐसा कुछ नहीं, आगे कोई भी बैरियर नहीं है। इसका मतलब इस वाले रीजन में जो वेव एग्जिस्ट करेगी वो सिर्फ ट्रांसमिटेड वेव होगी और वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग ट्रैवल कर रही होगी। मतलब नेगेटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग ट्रैवल करने वाला कोई पार्ट इस रीजन में एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा आपका? 0 हो जाएगा, इसको हटा देंगे। तो आपके पास सॉल्यूशन क्या आ जाएगा सिंप्लीफाई करने पे? साई सेकंड एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा सी ई टू पावर आयोटा K2x, इक्वेशन नंबर 2। और ये पार्ट कौन सा है? ट्रांसमिटेड पार्ट है।
इसको बोलेंगे ट्रांसमिटेड पार्ट। अब सेम वही थ्योरी अप्लाई करेंगे अपने x इज इक्वल टू 0 पे आपका क्या होना चाहिए, वेव फंक्शन कॉन्टिन्यूअस, यानी x इज इक्वल टू 0 पे psi1 psi2 इक्वेट करेंगे, तो a b और c तीन कांस्टेंट है, इसमें एक रिलेशन आ जाएगा। फिर x इज इक्वल टू 0 पे इनके डेरिवेटिव्स इक्वेट करेंगे, d psi1 अपॉन dx इज इक्वल टू d psi2 अपॉन dx, तो a b और c में को रिलेशन आ जाएगा। a b c तीन कांस्टेंट्स आपके पास अननोन्स है, दो रिलेशन है, तो एक को दूसरे की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, उनको आप एक्सप्लिसिटली कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो फिर इनके लिए आप डिफाइन करोगे इंसिडेंट प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी, तो वो क्या हो जाएगा आपका h कट k1 अपॉन m मोड ऑफ a स्क्वायर। रिफ्लेक्टेड प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी h कट k1 अपॉन m मोड ऑफ b स्क्वायर। सिमिलरली ट्रांसमिटेड, अब ट्रांसमिटेड वाला पार्ट जीरो नहीं होगा क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स फंक्शन है, रियल फंक्शन नहीं है। रियल फंक्शन के लिए j की वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है। तो इसके लिए आप कैलकुलेट करोगे h कट, अब k1 नहीं k2 आएगा, ध्यान रखना यहाँ पे एक्चुअली k2 है, अपॉन m और मोड ऑफ c स्क्वायर। तो ये आपके पास तीन अलग अलग वैल्यूज आ गई है, और अब आपको जो दो कंडीशन बताई है उनका यूज करके इसको सिंप्लीफाई करोगे, तो कोफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन r इज इक्वल टू जे आर अपॉन जे आई, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपको इसकी ऐसी फॉर्म मिलती है k1 माइनस k2 का होल स्क्वायर और अपॉन में k1 प्लस k2 का होल स्क्वायर। तो ये वैल्यू आती है आपकी k1 और k2 के टर्म्स में, किसके लिए, कोफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन के लिए। और यहाँ पे k2 क्या बताया था आपको, k2 स्क्वायर इज इक्वल टू बताया था 2m ओवर h कट स्क्वायर और e माइनस वी नॉट, ये k2 स्क्वायर की वैल्यू ध्यान रखना। तो k1 k2 अगर आपको गिवन हो, इसका मतलब आपको e और वी नॉट की वैल्यू गिवन हो, तो आप k1 k2 कैलकुलेट कर लोगे। अगर k1 k2 आपने कैलकुलेट कर लिया तो वहां से आप कोफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन की वैल्यू है डायरेक्टली बता दोगे। कोफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिशन क्या होगा, जे टी अपॉन जे आई, तो इसकी वैल्यू आप कैलकुलेट करो तो उसकी वैल्यू मिलती है 4k1 k2 अपॉन k1 प्लस k2 का होल स्क्वायर। तो ये वैल्यूज आपको कैलकुलेट करने के लिए बोला जाता है, और आप फर्दर इसको सोल्व करोगे और प्रूफ करोगे, चेक करोगे, तो आपको मिलेगा r प्लस टी की वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। इसका मतलब जब e की वैल्यू v नोट से ज्यादा होती है तो उसके लिए कोफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन की वैल्यू भी कुछ फाइनाइट होती है, और कोफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिशन की वैल्यू भी क्या होती है, कुछ फाइनाइट होती है। तो e लेस देन वी नोट और e ग्रेटर देन वी नोट, दोनों में आपको दो डिफरेंट रिजल्ट्स मिलते हैं। वो रिजल्ट ये होते हैं एक्चुअली, पहले वाले में r इज इक्वल टू 1 था, t इज इक्वल टू 0, इसमें r भी आपका नॉन जीरो और t भी आपका क्या है, नॉन जीरो है। तो ये रिजल्ट्स ध्यान रखना एक्चुअली क्या होते हैं, क्लियर। तो ये रिजल्ट आपके पास, तो इस पे बेस्ट एग्जाम में न्यूमेरिकल भी आ सकता है, फॉर्मूला बेस्ड पोटेंशियल स्टेप के लिए e लेस देन वी नोट और e ग्रेटर देन वी नोट के लिए, और इसका ये डेरिवेशन भी आ सकता है। तो ये दोनों अपोर्ट आपके कंप्लीट होते हैं, पोटेंशियल बॉक्स और पोटेंशियल स्टेप। पोटेंशियल स्टेप में दो डिफरेंट केसेस क्या होते हैं वो यहां से आप कंक्लूड कर सकते हैं, क्लियर। तो ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना काफी, बाकी नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट क्लास में करते हैं। थैंक यू।